हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग के ऊपर। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने फ्रिक्शन, उसके लॉज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो इससे प्रीवियसली जो भी चीज़ हम लोगों ने समझा था उसे एक बार यहाँ लिख लेते हैं कि इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हम लोगों ने ये समझा था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। और फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जब इसी रिलेशन को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलता है। तो हम लोगों को ये चीज़ पता है कि F प्रोपोर्शनल होता है R के, और F इज इक्वल टू म्यू R, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन R, और इसी चीज़ को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो म्यू है इसी ही हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अभी जो हम लोग समझेंगे वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है देखिए, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जैसे यहां पर एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस हम ले लेते हैं और फिर जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर हम एक ब्लॉक को रख देते हैं। इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को रख देना है, तो ये मैंने एक ब्लॉक को इसके ऊपर रख दिया। इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा, वेट mg, और फिर इसे कोई है, ये अगर एक्शन है तो इसे बैलेंस करेगा रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऊपर लग रहा है R, रिएक्शन। अब दोनों, अगर हम यहां पर इसे अप्लाइड फोर्स, इधर इसे धकेलने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा इंटेंशन ऑफ मोशन को, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के एक्शन का जो लाइन है वो एक्चुअली में कॉमन टेंजेंट है। तो ये कॉमन टेंजेंट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी के लॉन्ग लगेगा, लेकिन यहां पर हम अपने कन्वीनियंस के लिए इस लाइन को यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब देखें, एक वेक्टर रे, ये जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ये रिएक्शन है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहां पर दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों के टेल जुड़े हुए हैं आपस में। तो जब दोनों के टेल आपस में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए पैरेललोग्राम लो, इसके पैरेलल हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, ये R वेक्टर हो जाएगा, और फिर इसके पैरेलल यहां ड्रॉ कर देते हैं, तो इसके पैरेलल यहां ड्रॉ कर दिए F वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कौन होगा, देखिए, तो रिजल्टेंट हो जाएगा इसका डायगोनल। तो ये इसका डायगोनल जो है ये रिजल्टेंट हो गया ये। अब बात करते हैं कि यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन है एक्चुअली में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहां पर हम लेंगे तो वो होगा ये वाला एंगल, ये जो थीटा से मैंने डिनोट किया है, इसे ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसका डेफिनेशन देखिए क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन किस किस वेक्टर के बीच का ये एंगल है, तो इट इज द एंगल बिटवीन रिएक्शन and the resultant of friction and reaction और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच के एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब एक जो चीज़ है यहाँ पर वो आपके दिमाग में आनी चाहिए थी कि, और आई भी होगी, कि ये वाली, इस वाले एंगल को हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों नहीं कहा, इसे ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कह रहे हैं।
तो आपको जैसे पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, तो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब यहां पर अगर हम वेट बढ़ाएंगे, तो कौन सी चीज बढ़ेगी, रिएक्शन बढ़ेगी। और रिएक्शन के बढ़ने से, ठीक है, ये रिएक्शन के बढ़ने से क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो आप देखें कि अगर ये जो एंगल है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो एंगल यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर जितना ज्यादा वेक्टर होगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर कि जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, फिर ये एक वेक्टर है, ठीक है, और फिर ये एक वेक्टर है। तो आप देखें कि ये जो एंगल है थीटा, तो आप नोटिस करेंगे कि किस कंडीशन में, यहां पर देखिए ये, तो फ्रिक्शन छोटा है एंगल कम, फ्रिक्शन बड़ा हुआ एंगल बढ़ गया, फ्रिक्शन और लंबा हुआ एंगल और बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बढ़ने से ये एंगल बढ़ रहा है या ये एंगल बढ़ रहा है। अगर हम इसे और बड़ा कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम इसे ही इस तरह से कुछ बना दें तो आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखिए ये एंगल देखिए, फिर ये देखिए और फिर ये देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा, ये एंगल घट गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उससे कम है, ये एंगल बढ़ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम है, ये एंगल बढ़ गया। तो फ्रिक्शन के बढ़ने से ये बढ़ रहा है ना कि ये। तो ये वाला एंगल डिपेंड कर रहा है किस पर, इस वाले फ्रिक्शन पर। इस वजह से इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा रिलेशन है, क्या है देखिए, जैसे इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में देखें कि हमारे पास एंगल थीटा है, बेस है, इस एंगल के लिए ये बेस है और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। तो इस एंगल के लिए ये बेस है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लगाते हैं tan थीटा, इस एंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लगाते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय बेस आर, tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, ठीक है। अब एफ अपॉन आर किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, तो हम एफ अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इसका टेंजेंट बराबर होगा किसके, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड रिएक्शन, और वो बराबर होगा किसके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और टेंजेंट ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी बात। अब यहां पर एक चीज और हम लोग समझेंगे जिसका नाम है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, या इसे एक और नाम से जानते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है, तो देखें, जैसे ये एक सरफेस है और ये एक इंक्लिनेशन है थीटा डिग्री, या इसे अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया हम। देखिए जैसे ये एक सरफेस है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हम इसे इंक्लाइन कर रहे हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ये सरफेस है और इस वाले सरफेस को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ अल्फा बन रहा है उसी तरह यहाँ पर अल्फा बनेगा, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अल्फा बन रहा है, जैसे ये अल्फा बन रहा है वैसे ये अल्फा बन रहा है। अब यहाँ पर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो कि फिगर में है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया। अब हम करेंगे ये कि हम इसे ऊपर उठाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम इसे ऊपर उठाएंगे तो अभी एंगल कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है। अब जैसे जैसे हम इसे ऊपर उठाना शुरू करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंगल बनना शुरू हो रहा है। तो अभी तक ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो हम इसे ऊपर उठाते गए और ये
स्लाइड करके नीचे गिर गया। तो अगर इस एंगल पर वो स्लाइड होना शुरू हुआ है तो इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। मतलब कि वो सबसे कम एंगल जिस पर कोई भी चीज स्लाइड करना शुरू कर दे उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। फिर से देखिए, ये गिर नहीं रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, अगर हम बढ़ाएंगे, बढ़ाते गए, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, और अब होना शुरू हो गया। तो ये जो एंगल था, ये जो एंगल था, इसी मिनिमम एंगल पर ये स्लाइड हो रहा है। अगर ये मान लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इसका एंगल ऑफ रिपोज है। मतलब कि अगर हम 50 डिग्री देंगे तो ये स्लाइड करेगा, क्योंकि ये 45 पर ही स्लाइड करना शुरू कर दे रहा है। तो वो सबसे कम एंगल जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर दे उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां लिख सकते हैं। इसके लिए अगर हम डेफिनेशन लिखे तो लिख सकते हैं, द मिनिमम एंगल for which an object starts sliding, it is denoted by अल्फा। इसे किस एंगल से दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा हम कुछ काम कर लेते हैं। क्या काम है देखिए, इस ब्लॉक के लिए ये नीचे लगेगा mg, इसे अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, इसे अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये इधर एक कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी एंगल इसका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा mg। अब देखिए, ये जो mg था इधर आ गया mg cos अल्फा, और इधर आ जाएगा mg sin अल्फा। ठीक है, और चूंकि फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो आप देखें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसे इक्वेट कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वेट कर रहा है mg sin अल्फा को। ठीक है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसे इक्वेट कर रहा है, तो mg cos अल्फा को। इसे इधर लिख देते हैं mg cos अल्फा को। तो r इक्वेट कर रहा है mg cos अल्फा। ठीक है, r इक्वेट कर रहा है mg cos अल्फा को। अब देखिए, यहां पर हम काम ये करेंगे कि हमें पता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा या म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, f अपॉन आर। तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर है, तो म्यू इज इक्वल टू एफ के जगह हम क्या डाल देंगे, mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा, और r के जगह क्या पुट कर देंगे, mg cos अल्फा। तो mg से mg कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा cos अल्फा हो जाता है tan अल्फा। इसका मतलब कि म्यू इज इक्वल टू आ गया tan अल्फा। अब देखें कि म्यू किसके बराबर, tan थीटा के बराबर, तो हम यहाँ एक और चीज जोड़ देते हैं, इज इक्वल टू tan अल्फा। इसका मतलब कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होगा रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द रिएक्शन, और वो बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, और वो बराबर होगा किसके, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है ये आपको समझ में आई होगी बात। इसे ही क्यों लिए ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ये रिलेशन है कि ये चारों आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से लेकर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे डालें। और एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम जो चल रही है मेरे साथ, वो ये है कि जो भी वीडियोस या जो भी मैं कम्युनिटी पे जो भी पोस्ट डालता हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि जो भी लोग लाइक करते हैं वो लाइक एक्चुअली में डिस्प्ले नहीं करता है, लाइक काउंट नहीं होता है। आप लाइक करेंगे लेकिन जो डिजिट है वो उतना का उतना ही रहेगा, और व्यूज़ वो भी कट जा रहा है। व्यूज़ आगे जाते हैं, जैसे मान लीजिए 500 है तो एक वक्त में वो 500 दिखाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो 300 या 200 हो जाता है। और कमेंट आप करते हैं लेकिन वो डिस्प्ले आपको होता है, मुझे नहीं होता, तो या फिर कमेंट खुद से गायब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम अभी चल रही है मेरे साथ, मेरे चैनल पर। तो पता नहीं, अब देखिए कब तक इसका कोई सॉल्यूशन भी मिला नहीं है, तो ये कब तक चलता है। ठीक है, और प्लीज़ प्रे कीजिए कि ये लफड़ा जो भी चल रहा है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप देखते हैं।
तो उस मेहनत का थोड़ा सा सवारत हो जाए और ये सब प्रॉब्लम ना फंसे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।